नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। राजनीति वो प्रोफेशन है जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता, कुछ भी असंभव नहीं होता। हो सकता है 24 में जो चुनाव होने हैं वो 23 में ही हो जाएं, 8 महीने की बजाय 4 महीने बाद ही हो जाएं। एनडीए बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक से ठीक पहले ये अंदेशा ममता बनर्जी जता रही हैं। वो कह रही हैं कि बीजेपी वालों ने सारे हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए हैं, उनके इरादे जल्द चुनाव कराने के हैं। नीतीश कुमार ने भी हाँ में हाँ मिलाई है और कहा है कि हम तो 7-8 महीने पहले से कह रहे हैं। अब होना यह है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक होनी है, जिसमें बहुत सारे काम पेंडिंग है। गठबंधन का झंडा तय करना है, लोगो तय करना है, कन्वीनर बनना है, एक हेडक्वार्टर डिसाइड होना है, प्रवक्ताओं के पैनल बनने हैं ताकि सब एक ही सुर में बोले। लेकिन नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे नेताओं का जोर है कि सबसे पहले सीट शेयरिंग हो जाए ताकि किसे कितनी सीटों पर लड़ना है ये साफ हो जाए और काम शुरू कर दिया जाए। ये सीटों का सवाल ही इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि यही सवाल आना है कि कौन कितना त्याग करने के लिए तैयार होता है। क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को मनचाहा हिस्सा दे देंगी, यानी मनचाही सीट्स दे देंगी? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को मुंहमांगा शेयर देंगे? उत्तर प्रदेश में क्या होगा? बिना मायावती को साथ लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कर पाएगी? सवाल बिहार का भी है कि नीतीश को जितनी सीटें बीजेपी से पार्टनरशिप में मिलती थी, क्या उतनी ही सीटें इस बार भी मिल पाएंगी? और अगर नहीं मिली तो क्या फिर वो 7 टिके में रहेंगे? 6 राज्यों की 230 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारी तोलमोल होना है। ऐसे में क्या सारा त्याग कांग्रेस को ही करना होगा? इतनी सीटों पर कंप्रोमाइज करेगी तो खुद कितने नंबर ला पाएगी? कई लोगों के साथ कमिटमेंट का भी क्राइसिस है। पवार को लेकर घर के अंदर ही सवाल खड़े हो गए हैं। तय नहीं हो पा रहा कि मन से साथ हैं या फिर दोनों नावों पर सवार हैं। और इतनी उलझनों के बाद अंदेशा ये भी गए तो फिर क्या होगा? ये भी जानेंगे कि क्या वाकई जल्दी चुनाव कराने से मोदी सरकार को कोई बड़े फायदे की उम्मीद है। পার্লামেন্ট ইলেকশনের সব হেলিকপ্টার বুক করে নিয়েছে যাতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো হেলিকপ্টার না পায়। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। तो उसी में हम लगे हुए। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बनाता है? नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं, हटाना है। ना हमको संयोजक बनना है, ना हमको नेता बनना है, तो क्यों आप दरवाजे दरवाजे दौड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपने आप को केंद्र बनाना चाहते हैं। डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। ये सब लोग फिर इकट्ठे होकर के कुमारी बहन मायावती को मनाए, जिससे कि जब फिर चुनाव हो सकता है, नहीं तो ये सारे आपस में लड़ के मर जाएंगे, कुछ होना हाना है नहीं। बग लगा दो या बम लगा दो, हम डरने वाले नहीं। मीटिंग होगी, सभी नेतागण आएंगे। में जो है वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले तो फुटकर में है और उनकी टांग घसीटने वाले थोक में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमने आपको यह समझा दिया कि कौन सा राजनीतिक दल किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन क्या कह रहा है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से टक्कर ले पाएगा। ये सब कुछ आपने इन तमाम नेताओं की बाइट्स में सुन लिया। अब मैं आपको जो मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है उससे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शहजाद पूनावाला जी प्रवक्ता है बीजेपी के, मेरे साथ हैं। अतुल लोढ़े पाटिल जी भी मेरे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव रंजन जी सचिव है जेडीयू के, वो भी मेरे साथ
साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। AK वाजपेयी प्रवक्ता हैं LJP के, वो भी इस पैनल का हिस्सा हैं। तो चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं राजीव रंजन जी आपके साथ करूंगी, और वो चर्चा की शुरुआत मैं इसलिए करूंगी क्योंकि जो मेरे दिमाग में गाने की लाइनें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, और इसीलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बाकी मुद्दे छोड़िए, लोगो छोड़िए, झंडा छोड़िए, हेडक्वार्टर छोड़िए, पहले सीट शेयरिंग पे बात कर लीजिए। देखिए, सीट शेयरिंग इसलिए ज़्यादा अहम है कि अब चुनाव काफ़ी नज़दीकी है। हाल के जो भी सर्वेज आ रहे हैं, वोटों का प्रतिशत दोनों अलायंसेस के बीच काफ़ी करीब का है, और ये तब है जब सीट शेयरिंग नहीं हुई है, जब हमारा कोई स्ट्रक्चर अलायंस का नहीं बना है, और अभी हमारा विजन डॉक्यूमेंट और रोड मैप नहीं आया है। केवल हम मिले हैं, इसका एक जो असर है मतदाताओं पर, या जो सर्वे में शामिल जो लोग हैं उन्होंने जो अपने रुझान जाहिर किए, उससे बिल्कुल साफ है कि इस फासले को बहुत जल्द मुंबई की बैठक के बाद जब सर्वे जाएंगे तो हम पाटते हुए दिखेंगे, और इसके बाद ये फासला बढ़ता जाएगा। और जो नीतीश कुमार जी ने पहले कहा था कि हम बहुत ही कम सीटों पर बीजेपी और उनके अलायंस को समेट देंगे, और ये बेहद तार्किक है। सीट शेयरिंग से उन सीटों पर जो भी उम्मीदवार होंगे, पार्टियों के अंदर जो संभावित चेहरे हैं, उन पर वो सबकी नज़र है कि कौन सामाजिक समीकरणों के हिसाब से, विनेबिलिटी के हिसाब से कौन बेहतर होगा और ज़्यादा असरकारक होगा। इसलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी जो चुनाव को लेकर के ममता जी ने कहा या इसके पहले नीतीश जी ने कहा, उसकी ठोस वजह है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स वगैरह का उन्होंने जिक्र किया, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के जितने भाषण हैं, उन भाषणों में पूरी तरह से वो एकदम चुनाव के रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए 15 अगस्त जैसे अवसर को भी उन्होंने चुनावी सभा में तब्दील करने का काम कर दिया। उन्होंने बाजाप्ता 2024 के लिए अगली पारी का आशीर्वाद भी मांग लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट या रणनीति तो बाद में बनाई जाएगी। पहले कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी है देश की, और सबसे बड़ा जिसे कहा जाए कि बीजेपी के सामने अगर कोई लड़ने की स्थिति में है तो वो कांग्रेस है। जेडीयू को हो चाहे एलजेपी हो, एलजेपी एनडीए के साथ है, जो भी स्थानीय दल जो जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनको ये डर सता रहा है कि पहले सीटें तो देने के लिए कांग्रेस तैयार हो, उसके बाद ही तो रणनीति बनाई जाए, विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात की जिद पर अड़े हुए हैं कि आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले सीटों पर बंटवारा तय हो, तब फिर बात आगे जाएगी। देखिए शोभना जी, आपका दृष्टिकोण है और आप ऐसे सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड, हमारे पार्टी का आधार बिहार में है, और निसंदेह बिहार में हमारे पास 16 MPs हैं, और लगातार 4 चुनाव में 2005, 2010, 2015, 2020 जनता का जनादेश जिस गठबंधन की भी अगुवाई वो कर रहे थे, उसको उनका आशीर्वाद मिला। जब उन्होंने पहल की थी तो वो बिहार केंद्र में नहीं था, बिहार में तो सबसे पहले इस गठबंधन की सरकार बनाकर उन्होंने देश को ये संदेश दिया कि ये केवल कपोल कल्पित कथाएं नहीं है, इसका जमीनी यथार्थ आप बिहार में देख लीजिए। गठबंधन राजनीति का जो फैसला था उसने पूरे देश को एकजुट करने का एक अवसर दिया, और उन्होंने जब भी कहा है तो उन्होंने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की वापसी नहीं हो, इसके लिए हम सबों को मिलकर अपनी कोशिशें करनी चाहिए। इसलिए इसमें केवल वो बिहार केंद्रित कोई उनकी रणनीति नहीं है, और न बिहार को लेकर के उन्होंने इतने बड़े सवाल दागे हैं। ठीक है, अतुल जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस के ऊपर सारा दारोमदार है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि देखिए साहब, ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो हम ही हैं। क्या टीएमसी बंगाल में अपनी जिद नहीं करेगी?
क्या महाराष्ट्र में एनसीपी जो है या उद्धव शिवसेना जो है वो अपने नंबर नहीं मांगेगी, यहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी किस रूप में कांग्रेस के सामने आएंगे, तो सारा दारोमदार जो है वो कांग्रेस के ऊपर है। और इसीलिए शायद चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे ममता बनर्जी हो, कह तो ये रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव हो सकता है, लेकिन मंशा यही है कि भाई कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर दे, हमें हमारी सीटें बता दे और उसके बाद ही हम इस गठबंधन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। ये ऐसी आपकी तरफ से आ रही हुई बातें हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कुछ बात है, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र में अगर आपको बात करनी है तो बात ये करनी चाहिए कि जिस तरह से 5-6 पार्टियां एक साथ आकर बैठी है, बीजेपी, शिवसेना 2, एनसीपी 2, फिर वो बच्चू कडू, फिर वो जानकर जी निकल गए हैं, फिर वो कौन शेट्टी आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं, जहां 2 मुर्गियां होनी चाहिए वहां 5-6 मुर्गियां है। तो सवाल तो महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी को है कि वो कितनी सीटें खुद लड़ पाती है और कितनी नहीं लड़ पाती है। तो बीजेपी से ये सवाल पूछने चाहिए। हमारे पास तो 26 ही दल है और 26 दलों में एका है, इसलिए तीसरी मीटिंग हो रही है। लेकिन जो 38 दल लेके बैठा है, जिसकी 303 सीटें हैं, कहते हैं हम जहां है अकेला एक सब पे भारी, उसको पूछो ना वो कैसे सीटों का बंटवारा करने वाला है, उनको पूछो। अगर बार बार मायावती का सवाल खड़ा आता तो क्या मायावती उनके साथ जाने वाले हैं, तो वो क्या उनको कितनी सीट देने वाले हैं? उनके साथ 38 लोग हैं जिसमें से 25 के पास तो एक भी सांसद नहीं है, तो क्या उन्हें एक भी सीट देने वाले नहीं है? या फिर वो कितनी सीट लड़ने वाले हैं? चिराग के काका को भगा दिया, मदर इंडिया अपना दल हमारे साथ है, डॉटर इंडिया अपना दल उनके साथ में है, वहां कैसे लड़ने वाले हैं? तो सवाल आज जो खड़े हो बीजेपी के सामने है, इंडिया गठबंधन के सामने नहीं। इंडिया गठबंधन एक दिल से आया है। इंडिया गठबंधन इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान बचाने के लिए इकट्ठा आया है। और मुंबई में बहुत अच्छी मीटिंग होगी, वहीं से हमारी बात चल रही है अभी, वहीं से हम लाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छी मीटिंग होगी और बहुत अच्छा शुभकामनाएं हैं आपको अतुल जी। लेकिन आपने मायावती जी का जिक्र किया है, मायावती जी की जरूरत जो है वो बीजेपी को कम है, आपको ज्यादा है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से जाएगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। आपको जरूरत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पड़ने वाली है। शोभना जी, जो इस बीजेपी से जो 200 रुपया कम करती है चुनाव आने पर और बाद में 1000 रुपया बढ़ाती है, 400 रुपए से 1200 रुपए सिलेंडर लेके गई है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो तैयार रहेगा उसके साथ ये इंडिया गठबंधन रहेगा। ठीक है, सीटों का बंटवारा मस्त एकदम तरीके से होगा। आप भी खुश हो जाएगी शोभना जी, आपको भी मजा आ जाएगा कि किस तरह से कितने अच्छे तरीके से ये जो गठबंधन है वो सामने जा रहा है। सवाल तो बीजेपी से पूछेगा कि वो कैसे बांटने वाले सीटें, वो तो पता चले। 38 लोगों को लेकर बैठे हैं, 38 में से 25 के पास सांसद नहीं है भी, तो वो उनको कैसे कितनी सीटें देने वाले हैं? चलिए, आप बड़ी सफाई से मायावती के सवाल से सिलेंडर के सवाल पे आ गए, लेकिन मैं अब शहजाद चाचा भतीजा एलजेपी उनका क्या और करने वाले, उनको कैसे सीट देने वाले हैं? ठीक है चाचा, मेरे साथ एलजेपी के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, के वाजपेयी साहब, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन शहजाद, क्या जल्दी चुनाव कराने वाले हैं? और सवाल तो बहुत वाजिब पूछा है कि इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता तो बढ़ी हुई है और इसीलिए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जुटा हुआ है, सब तमाम बीजेपी जुटी हुई है कि साहब ये इंडिया गठबंधन जो है ये तो होगा ही नहीं, ये तो टूटेगा, इनकी तो सीटों का बंटवारा नहीं होगा, ये तो लड़ेगा। यही एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। क्या ये डर है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को ओणम की और रक्षाबंधन की आने वाले दिनों में शुभकामनाएं। और मोदी आपके भाई ने आपकी रसोई के खर्च को कम करने के लिए 200 रुपया कट कर दिया है एलपीजी सिलेंडर का। और जो बहनें उज्ज्वला योजना के तहत लाभ लेती हैं उनके लिए तो इफेक्टिवली 400 रुपया कट गया है। ये अलग बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है, 108 रुपया लीटर पेट्रोल है, 6 रुपया डीजल हिमाचल में बढ़ा दिया गया है, बिजली के दाम कर्नाटका से लेकर हिमाचल बढ़ा दिए गए हैं। वहां की भी सरकारों को कुछ करना चाहिए, परंतु छोड़ देते हैं। आपको कम से कम आपके भाई मोदी ने एक तोहफा दे दिया है। पर आते हैं आज की बातों पर। देखिए, ममता दीदी की बातों को गंभीरता से लिया जाए, उन्होंने तो राकेश रोशन को चांद पे पहुंचा दिया और कल उन्होंने इंदिरा जी को चांद पर पहुंचा दिया है। स्लिप ऑफ टंग आपके नेताओं की भी है या स्लिप ऑफ मुझे लगता है इंफॉर्मेशन है। चलिए, नीतीश जी को तो चंद्रयान 3 के बारे में पता ही नहीं था और नीतीश जी को तो अररिया से लेकर समस्तीपुर में क्या हो रहा है अपने ही राज्य में वो नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि हम पार्टी कब निकल गई, उनको ये नहीं पता होता उपेंद्र कुशवाहा जी कब निकल गए। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए आज क्या निकल कर आ रहा है, निकल कर आ रहा है लोगो तैयार है परंतु लोगों के लिए करना क्या है नहीं पता। नारा तैयार है पर नारे के बाद नीति क्या अपनानी है वो नहीं पता। झंडा लेकर तैयार है परंतु एजेंडा क्या होगा वो नहीं पता। और ये कलेश कम थे
देखिए, घर का कलेश एक बहुत फेमस ट्विटर हैंडल है, ये अब एक नया हैंडल बनने वाला है, गठबंधन के कलेश। उसमें आए दिन कलेश होते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली से लेकर पंजाब तक कलेश, तृणमूल कांग्रेस से लेकर लेफ्ट का तो पहले से कलेश था, अब कांग्रेस का भी कलेश उसमें जुड़ चुका है, जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ वहां पर। उसके बाद कांग्रेस का लेफ्ट के साथ केरल में कलेश, उसके बाद एनसीपी के जो अभी इनको ये कह रहे हैं एनसीपी पार्ट 1 शरद पवार जी, उनके खिलाफ तो खुद कांग्रेस के लोग और उद्धव सेना, जिसको ये सेना पार्ट 1 कह रहे हैं, उनके खिलाफ कलेश चल रहा है। तो मुझे तो लगता है सेना 2 और एनसीपी 2 नहीं, ये तो गदर है ना। बिहार में जेडीयू के साथ आपकी कलेश हुई थी, कश्मीर में पीडीपी के साथ आपकी कलेश हुई थी, अकाली दल के साथ आपकी कलेश हुई थी किसानों के बिल पर। थोड़ा सा कुल मिलाकर ये कलेश तो अगर कई दल साथ आएंगे तो हर गठबंधन का हिस्सा है। फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, पहले तो जेडीयू को छोटे पार्टी होने के बावजूद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था, सीटें हमारी ज्यादा थी, हमने गठबंधन धर्म निभाया, उन्होंने धोखा दिया और उस व्यक्ति के साथ जाकर चले गए जिसको वो करप्ट कहते थे, जिसके खिलाफ चारा घोटाले के लेकर लैंड फॉर जॉब स्कैम की फाइलें लेकर घुमा करते थे। वो अलग विषय, उसमें नहीं जाते हैं। पीडीपी पर हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 370 के मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से हमने उनके साथ रिश्ता तोड़ा। अब मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का स्टैंड है 370 लागू करना है, जेडीयू ने इधर उधर करके समर्थन दे ही दिया था 370 पर, अब वो उसको डिनाई करेंगे, और आम आदमी पार्टी का तो ओपन स्टैंड है कि 370 हटना चाहिए, ओमर अब्दुल्ला का स्टैंड है कि 370 नहीं हटना चाहिए। बताइए कि इनका एजेंडा क्या है? नाम में केवल I.N.D.I.A लगाने से चरित्र इंडिया वाला हो जाता है, ये जरूरी नहीं है। इसका एक उदाहरण ये 370 का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा देखिए, हमारे और उनमें बीच में एक अंतर है, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए समझाने के लिए। हमारा जनता के साथ डायरेक्ट पैक्ट है, इसलिए चुनाव जब भी हो हम तनाव में नहीं है। पैक्ट का मतलब क्या है? पैक्ट का मतलब ये, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पैक्ट का मतलब है P फॉर परफॉर्मेंस, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है, चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो रहा है और लैंड हो रहा है, A फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, C फॉर क्रेडिबिलिटी, T फॉर ट्राइड एंड टेस्टेड। इनका क्या है? समाप्त गठबंधन का मतलब है स से सनातन विरोधी। आपने देखा होगा किस प्रकार के मौर्य जी के बयान, IUML का बयान। M फॉर मजबूरी, मजबूरी हमने नहीं कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये मजबूरी वाला है। P फॉर परिवारवाद, ऐसा परिवारवाद के चांद पर भी, चंद्रमा पे भी टचिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? जवाहर पॉइंट। हमने बोला तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, उसका विरोध किया। और T फॉर तुष्टिकरण। तुष्टिकरण तो ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी केवल, जब शिव शक्ति पॉइंट रखा तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। सेक्युलर देश में आप अगर शिव का नाम लेकर बात कर रहे हैं तो आप एक समुदाय को केंद्रित कर रहे हैं। इसका जवाब देने का वाजपेयी साहब इसका मौका दे दीजिए आपने, क्योंकि ऐसी बात को छेड़ा है। एक सेकंड, एक सेकंड। शिव शक्ति को आपने, जैसे शफीकुर रहमान बर्क ने सांप्रदायिक बताया था, शिव तो पूरे ब्रह्मांड के हैं, और शिव और शक्ति मतलब कि मेल और फीमेल, पावर और प्रकृति, इसका इतना अद्भुत संगम अगर किया जा रहा है। शिव जी का और चंद्रमा का कितना अनोखा रिश्ता है, शिव पुराण से लेकर भारतीय संस्कृति में तो ये दर्ज है। तो इसका भी विरोध यदि कांग्रेस करे, परंतु जवाहर पॉइंट में इनको उपलब्धि दिखाई देती है, तो कौन राष्ट्रवाद और संस्कृति का तिरंगा लहराता है और कौन परिवार का केवल झंडा लहराता है, दिखाई देता है। तो आप बिल्कुल नहीं मानते। तब अगर ऐसा ही कोई रिश्ता आपने जिक्र कर दिया कि साहब, मैं आपको बताऊं असलियत में प्रॉब्लम क्या है। मैं डिबेट के मुद्दे से नहीं भटकूंगी, एक वाक्य में बता दूं, एक वाक्य में शिव शक्ति से प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कुछ साथी है अतुल जी के, अब वो चांद मामा की तरफ देखेंगे ईद मनाते समय तो हो सकता है शिव शक्ति से उनको खलल पड़े। यही असली दिक्कत है, और कोई दिक्कत शिव शक्ति से नहीं है। अब ये जो चांद मामा की तरफ देखेंगे इनके कुछ साथी, तो उनको खलेगा कि वहां पे शिव शक्ति है। गौरव की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। इस पर हम कोई राजनीति नाम चर्चा करेंगे ना आगे करेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। वाजपेयी साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। गठबंधन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो लेकर आती है वाजपेयी साहब, क्योंकि उधर मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो क्या सीटों के नंबर पर कोई लड़ाई आपकी नहीं? आप कितनी सीटें चाहते हैं ये आज बता दीजिए इस प्लेटफॉर्म से। देखिए, ऐसा है, जो हमारे 38 पार्टी दलें हैं हमारे साथ, वो सारे के सारे मोदी जी को सर्वमान्य नेता मानते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। सबकी अपनी पार्टियां, अपना झंडा, अपना संविधान, अपना नेता, लेकिन उसके बावजूद भी जरा सा चिंगारी मात्र कहीं कोई मतभेद नहीं है। और जहां तक सीटों का सवाल है, खासतौर से ये पाटिल साहब चाचा भतीजा की बड़ी याद दिलाते हैं, तो इनको याद दिला दे कि चाचाओं का जमाना नहीं है, भतीजों का जमाना है। चाचा लोग तो अब आराम करेंगे, तो हमारे यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। और उसका डिक्लेरेशन मैं देता हूँ, जब हमने फॉर्मली अभी दोबारा मोदी जी से मिलकर बात की थी, तो हमको एक तरीके का आश्वासन ये मिला है कि जितनी सीटों पे हमारे पिताजी लड़े थे, स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी, उन्हीं सीटों पर सारी पर हम लड़ेंगे। तो हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है किसी चीज का।
नंबर 2 आइए इन विपक्षी दलों का गठबंधन, इनके यहाँ शोभना जी सबसे बड़ी दिक्कत है, वो ये कोई नहीं बता रहे लेकिन सबके अंदर ये दिक्कत है, कांग्रेस को अपना वोट छत्रपों से वापस लेना है, तभी कांग्रेस राइज कर सकती है, तभी कांग्रेस कोई सपना देख सकती है। लेकिन अगर छत्रप अपना वोट दे देंगे तो छत्रप समाप्त हो जाएंगे। तो कांग्रेस अगर सीटें नहीं लड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, मान लो यूपी में कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो कैसे रिवाइव होगी कांग्रेस? और अगर कांग्रेस को अखिलेश बाबू सीटें देते हैं तो अखिलेश बाबू खत्म हो जाएंगे। इसका समाधान कैसे निकलेगा? हमारी नजर में तो कोई समाधान इसका नजर नहीं आता। अगर ये कहते हैं जी हम 1 to 1 कर लेंगे, कैसे? वो तो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप यही अटका हुआ है। इसीलिए नीतीश बाबू ने खोल दी बात कि पहले सीट शेयरिंग की बात करो। उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा पेचीदा मामला सीट शेयरिंग का है। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इनके गठबंधन में कोई 3 बार का, कोई 4 बार का, कोई 2 बार का मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके राज्य में राज्य कहां तक पहुंचा है नीतीश बाबू से पूछ लीजिए। आज भी बिहार को वो खुद कहते हैं कि बात तो है वाजपेयी जी, आज भी बिहार के लिए माननी पड़ेगी। आपको सुन रही हूँ, शहजाद को सुन रही हूँ, तमाम डिबेट्स में सुनती रहती हूँ, तमाम बीजेपी के नेताओं को भी सुन रही हूँ। जितनी चिंता सीट शेयरिंग की इंडिया गठबंधन को नहीं है, उससे ज्यादा आप लोगों को है कि देखिएगा ये सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाएगी। अरे तमाम डिबेट्स में आप बोलते हैं, आज नहीं बोला आपने। तो राजीव रंजन जी ये बताए। हाँ शोभना जी हकीकत है ना वो तो। हाँ। अच्छा शोभना जी हकीकत है कि नहीं है ये बताओ आप मेरे को। वो ये तो गठबंधन की मजबूरी है, ये मजबूरी आपके सामने भी है, ये मजबूरी इंडिया गठबंधन के सामने भी है। गठबंधन में सीट शेयरिंग तो सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर पार्टियां टूटती हैं, इसी पर लड़ाई होती है। मैं अब राजीव रंजन जी क्योंकि जवाब देना चाह रहे हैं, आइए राजीव जी सबसे जी। अच्छा वाजपेयी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आती हूँ राजीव जी आपके पास। बोलिए वाजपेयी साहब। अब आपने सरेंडर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सामने मोदी है, हमें तो जी एक भी सीट दे दो तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब इसमें इंडिया गठबंधन की क्या गलती है? वो लड़ रहे हैं आपस में, अपना अपना अधिकार ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं। उसी का जवाब दे रहा हूं मैं, उसी का शोभना जी। हाँ उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले देश हित होता है, उसके बाद पार्टी होता है, फिर व्यक्तिगत होता है। तो कोई पार्टी अपने हितों से समझौता नहीं करती है, और अगर कोई पार्टी अपने हितों से समझौता करती है इसका मतलब आप पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है। राजीव जी और अतुल जी, अगर आप समझौता करते हैं पार्टी के हितों से तो आप गलत कर रहे हैं। आप लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो आपको साफ नहीं है। आप झंडे की बात कर रहे हैं लेकिन एजेंडा क्या है आपका ये आपको पता नहीं है। जवाब दे दीजिए राजीव जी। देखिए सबसे पहले मैं दोनों का जवाब दूंगा। कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां शहजाद पूनावाला की भी हैं और AK वाजपेयी जी ने तो सीट शेयरिंग पर अभी अपना दर्द भी इन्होंने बयान नहीं किया। चिराग पासवान हाजीपुर की सीट पर अपनी माताजी को लड़ाना चाहते हैं। उस सीट पर सिटिंग MP पशुपति पारस जी हैं, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि वो लड़ेंगे और ये कहते हैं कि हम लोगों का तो निस्वार्थ गठबंधन है। लेकिन अपने ही संबोधन में उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान जब मिले प्रधानमंत्री जी से तो उन्होंने इस बात का आश्वासन लिया कि हम जितनी सीटों पर लड़ते थे उतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। तो ये मोलतोल जो ये कर रहे हैं इसको इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है। हर गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ सवाल खड़े होते हैं, उसका समाधान जो नेतृत्व है वो पूरी परिपक्वता के साथ उसका सवाल उस सवाल का जवाब ढूंढता है। मैं केवल 30 सेकंड ले रहा हूं। शहजाद पूनावाला ने नीतीश कुमार जी को एक तरह से नीतीश कुमार जी की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिया और फोटो का जो फ्रेम, कैमरे का फ्रेम, ये राहुल गांधी का जो फ्लाइंग किस प्रकरण में देश के सामने आ चुका है। पहले तो साउथ मून और साउथ चीन का जो फर्क है प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके पास डिग्री नहीं है। नीतीश कुमार जी तो इंजीनियर रहे, मतलब जिसे कहा जाए कि गुमराह करते हैं देश को, और ये आरोप मेरा सभी राजनीतिक दलों पर, सभी नेताओं पर है। मैं और आप भी कई बार बात करते करते हमारे बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन शहजाद पूनावाला ने
नीतीश कुमार जी के चंद्रयान के ज्ञान को लेकर के अरे जो उनको भी सवाल मैंने खड़े टोका किए, था। मैंने तो बिहार में उस पर जो हमारा भी व्यवस्थाएं हो रही दायित्व है कि उसके उस ऊपर पर भी बोला, उस पर भी उन्हें बोल दिया। करारा जवाब दिया जाए। अच्छा चलिए दीजिए करारा जवाब। अतुल जी का रुख करूंगा। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं और ये डिबेट की सबसे अच्छा अरे रुकिए ना, पहले अतुल जी को तो आने दीजिए। अरे भाई, आपने अतुल उनसे जी, बुलवाया तो कांग्रेस मेरी के बारी लिए सबसे बड़ी मजबूरी इस समय यही है कि वो अपने अस्तित्व को कैसे बचा कर रखे। अस्तित्व मैं इसलिए नहीं कह रही हूं, मैं इसलिए कह रही हूं इस शब्द का इस्तेमाल कि टीएमसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ममता बनर्जी कहेंगे कि साहब विधानसभा में तो मेरा इतना अच्छा प्रदर्शन था तो मुझे मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अगर मायावती आती है तो वो कहेंगी कि साहब आपकी तो जमीन ही नहीं है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो आरजेडी और जेडीयू आपके सामने अड़कर खड़ी हुई है। पंजाब की बात करूं तो आम आदमी पार्टी आपके सामने अड़कर खड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या कांग्रेस के लिए इस समय यह लड़ाई है कि डू और डाई सिचुएशन, या तो हर सूरत हाल में इस इंडिया गठबंधन को बचाओ, चुनाव में आगे बढ़ो, और नहीं तो फिर तो मोदी जीतेगा? नहीं, ऐसा तो ये सारा मीडिया और टेलीविजन पर ही है, मुझे अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देता। चर्चाओं में तो बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे पूरा वक्त दीजिएगा क्योंकि जो शहजाद ने कहा है वो पत्रकारिता जो है आपके माध्यम से बताना है। नहीं बोले या ना बोले, लेकिन अंदर खाने क्या चलता है गठबंधन की राजनीति में, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और जानती भी हूँ, और इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है ना, मैं जो नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सामने सारा जो है आ जाएगा। चाचा भतीजे का तो हमने देख ही लिया, चाचा को इन्होंने रिटायर करने का सोचा है और चाचा जो है वो भाभी जी को आने नहीं देना चाहता है। तो ये तो इनका घर का परिवारवाद जो है, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन परिवारवाद बाजू में ही बैठा है शहजाद भाई के, तो वो दिखता है। इन्होंने पीडीपी की बात की, पीडीपी और इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो एजेंडा तय होता है उसका 5वां कॉलम 5वां आर्टिकल जो है वो 370 को हम वैसा ही रखेंगे, ऐसा बीजेपी ने पीडीपी को शब्द दिया था। तो ये झूठ हमारे सामने न बोला है। इन्होंने करप्शन की बात की, ये अमित शाह जी जाकर क्या कहते हैं मेघालय में, कोनराड संगमा इतना करप्ट आदमी दुनिया में कोई नहीं है, इसने सबसे ज्यादा करप्शन किया है, और 2 सीटें जीतने के बाद वहां जाकर उनके साथ सरकार बना लेते। 27 जुलाई को जाकर यहां महाराष्ट्र के बारे में क्या कहते हैं, भोपाल में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 25,000 करोड़ का जो घोटाला है बैंक का किया है। 2 जुलाई को उनके साथ में लेके 2 जुलाई को जो है उनको उप मुख्यमंत्री बना देते। तो ये बात जो है वो एकदम सामने स्पष्ट तरीके से आती है। ये बात तो सही है, और 370 जो है आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अतुल जी, आप चाचा भतीजे का इतना जिक्र कर रहे हैं, ये बताइए महाराष्ट्र के चाचा को लेकर क्या हालात हैं? क्योंकि निकल कर तो यही बात सामने आ रही है कि चाचा जो है वो अंत में आते आते भतीजे का ही साथ देंगे, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं, मैं गलत भी हो सकती हूं। चाचा जी, आदरणीय पवार साहब अभी नीचे ही है और सारा जो है वो कैसा अरेंजमेंट चल रहा है, इंतजामात कैसे चल रहा है, वो सब देख रहे खुद सामने आकर। तो जो पवार साहब जो हमारे साथ में है और जितने भी सर्वे है वो सब खुल के बता रहे। लेकिन मुझे कुछ बातें बताना चाहूंगा, वो चांद की बात तो नहीं करूंगा मैं, वो साउथ चाइना में नहीं है, वो ऊपर है, स्पेस में है। और मैं ये भी बात नहीं कहूंगा कि अनुराग ठाकुर को सूरज पे भेज दो। सूरज पे कौन जा सकता है, जरा अनुराग ठाकुर को बोलो। 6000 डिग्री सेल्सियस तो उसका कोर का टेम्परेचर होता है। लेकिन एक बात, जो लोग 410 रुपए का सिलेंडर 2014 का 1200 का कर 200 रुपए कम कर हमने क्या सौगात दी है चुनाव के मुहाने पर, तो चुनाव के मुहाने पर कई बार कम करके उसके 2 गुना बढ़ाया है। तो अभी जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। उज्ज्वला में इतना महंगा कर दिया, 400 रुपए कम करके भी वो ले नहीं सकते। 87% महिलाओं ने तो लिया नहीं है, और अभी इन्होंने जो कम किया है चुनाव के बाद बढ़ने वाला, ये सबको मालूम है। अभी इन्होंने पेट्रोल की बात की, वैट की बड़ी बड़ी बातें की। पेट्रोल पे 32 रुपया, डीजल पे 33 रुपया इन्होंने जो बढ़ा दिया। इन्होंने 1 रुपया जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था उसको 18 रुपए कर दिया। सेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता सेंटर और स्टेट में, सारा का सारा जो है केंद्र के पास रहता है। इन्होंने 2 रुपया और 4.5 रुपया डीजल पेट्रोल पे जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल पहुंच रहे। हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की चारों स्टेट में बात की है। हमने 25 लाख रुपए का चिरंजीवी जो है राइट टू हेल्थ वो सारा दिया है। तो हम जो कर रहे हैं, हमारा जो एजेंडा है, हमारी मंशा जो है जनता के सामने है, और ये झूठम झाट जो है शहजाद पूनावाला मेरे सामने तो बोले कम से कम। एलजेपी में चाचा भतीजा अलग हुए, उसका आपने फायदा उठाया, और यहाँ महाराष्ट्र में तो आपने चाचा भतीजे के बीच में ही दरार डाल दी। अरे इन्होंने किया, देखिए अब मुझे लगता है कि मेरी बारी है। मैंने बड़े पेशेंस से सारी बातें सुनी और आपने उनको लंबा मौका भी दिया है। पहले तो मैं सख्त आपत्ति जो उन्होंने शब्दावली झूठम जाट, ये इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की शब्दावली नेशनल टेलीविजन की नहीं होती। इससे पहले भी उन्होंने पवार साहब के लिए अभी भी वो नीचे है, मतलब कि उनके लिए क्या काम ना कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा।
ये हो सकता है उनकी हिंदी की कमजोरी हो या हो सकता है नीचे है यानी वो नीचे है, मतलब इसका क्या है? हॉल में सब देख आप ही के साथी हैं, अगर आप इस प्रकार की बातें किसी व्यक्ति के लिए करेंगे, इतने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। वो अभी भी नीचे है, हरदम रोता है, बैठे हुए हरदम रोता है, करे तो हम बोलेंगे कि भाई वो किस प्रकार से वो नीचे है, बता दीजिए। आप ये बताइए और झूठम जाट भी ठीक है, वो भी जस्टिफाइड और लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। झूठम जाट क्या होता है? अब मुझे शर्म आ रही है कि एक महिला एंकर के सामने मुझे शब्दावली, क्योंकि रोका नहीं गया ऐसी शब्दावली को, और यही चीजें करते हैं ये लोग। झूठ और मुझे अपनी बातें रखने दीजिए। झूठ और सिर्फ अरे मान्यवर, आप लोग महंगाई के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा लेकर निकले हो, तो 200 यूनिट फ्री की बात की थी कर्नाटका में, वहां पर 80 पैसा बिजली का दाम बढ़ा दिया। आपने हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली की माफी की बात की थी। लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अतुल जी, अब थोड़ा शांत होकर बैठिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे 4 मिनट वो बोले, अब मेरे बीच में बोले जा रहे हैं और आप रोक भी नहीं पा रही हैं उनसे। नहीं, मैं रोक रही हूँ, आपके सामने तो रोक रही हूँ। अब मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि आपने क्या वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री हम कर्नाटका में देंगे, 80 पैसे वहां बढ़ा दिया आपने 1500 रुपए महिलाओं को हिमाचल में देने की बात की थी, वो तो देना दूर की बात है। 6 रुपया डीजल का पिछले 6 महीनों में बढ़ा दिया, और वहां पर 300 यूनिट बिजली माफ करने के बदले आपने वहां पर लगभग 22 पैसे बिजली के बढ़ा दिए। तो ये महंगाई वहां पर लोगों को बचाइए ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है, 9% से ऊपर महंगाई का दर है। वहां पर क्या किया? कुछ जवाब नहीं देंगे। अब आते हैं सीट शेयरिंग। हम कहां सीट शेयरिंग, मैंने एक भी बार सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं की। मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम आप लोग पीएम शेयरिंग और आइडिया शेयरिंग कर लो। क्या विजन होगा? देखिए, उन्होंने सही कहा, हमारा विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल एम्बिशन डॉक्यूमेंट है। ये मेरा स्टेटमेंट है। राहुल गांधी इंडिया, इनके गठबंधन का नाम है, हालांकि मैं मानता नहीं हूं, ये इंडिया के चेहरे होंगे। भूपेश बघेल कह रहे हैं, इनके एक साथी कहते हैं कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा, इनके एक साथी कहते हैं कि स्टालिन को बना दो, आम आदमी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी को तीसरी बार मत बनाओ। तो ये तो चेहरे पर भी एक बात नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है नीतीश कुमार से, राहुल गांधी के पास ममता दीदी से ज्यादा एक्सपीरियंस है, शरद पवार से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये उनकी मानसिकता भी देखिए कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग किसी प्रकार से हो जाए। और देखिए, आप चांद सूरज की बात मत करो, आप तो बेटे का ही लॉन्च करा दो भाई, आपसे तो वो काम भी नहीं हो पा रहा है। 14 बार लॉन्चिंग फेल हो चुकी है, इसरो भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, चांद सूरज तक तो आपको पहुंचना ही नहीं है। केवल राहुल की लॉन्चिंग करवा दो आप। और आखिरी बार फेल होने की लॉन्चिंग के आप जिक्र अब आपने कर ही दिया है, तो इसलिए सवाल तो ये बनता है, ये फेलियर का क्राइटेरिया क्या है? मतलब कैसे फेल हो गए, कैसे फेल मान रहे हैं आप? नहीं, जो आदमी 40 बार चुनाव हारे, 2 लोकसभा के चुनाव हारे, यदि वो पास है तो आप बताइए उनको, और भी उनको चेहरा अभी तुरंत घोषित कर दीजिए। पूछ लीजिए ना, राजीव जी बैठे हुए सर्वसम्मति से घोषित क्यों नहीं कर देते? और कांग्रेस पार्टी ने तो घोषित और थोपने का काम कर दिया है। राजीव जी से पूछा, क्या भूपेश बघेल को ऐसे वैसे प्रवक्ता नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, बिना प्रथम परिवार की इजाजत के वो ऐसा बयान दे भी नहीं पाएंगे। परंतु इनके साफ साफ कहने के बाद ये तय होगा बाद में चुनाव के, तब भी अगर भूपेश बघेल, अशोक गहलोत ये बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब राजीव रंजन और नीतीश कुमार जी को कितना समझते हैं ये लोग, कितनी तरजीह देते हैं, ये कांग्रेस ने स्पष्ट किया। या अतुल जी बोल दे कि भूपेश बघेल का बयान गलत है, चलिए एक बार बोल दे कि भूपेश बघेल का बयान गलत है। शेयरिंग का जिक्र आ गया है। देखिए, मैं अब कुछ सुनवाना चाहती हूँ, और सुनवाना में अखिलेश यादव का बयान चाहती हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब, इंजन होने से कुछ नहीं होगा, ड्राइवर शानदार होना चाहिए। तो पहले ये बयान सुन लेते हैं और उसके बाद दोनों ही दलों के लोगों से ये जान लेंगे। शहजाद भी बैठे हुए, देखिए वहां तो प्रधानमंत्री मोदी निर्विरोध है, लेकिन अगर एनडीए की सीटें कम आती हैं और गठबंधन इतना लंबा चौड़ा है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सहमति बनेगी? ये सवाल भी जरूर खड़ा होगा, और उधर इंडिया गठबंधन को लेकर भी सवाल जरूर खड़ा होगा। लेकिन पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं। डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। बताइए अतुल जी, कौन होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र में जो हाउस बनेगा, उसका जो सबसे सहमति से जो होगा, वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। अब मुझे ये बताइए, आरएसएस चाहती है नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी चाहते हैं खुद प्रधानमंत्री बने, लेकिन भाजपा के मैक्सिमम सदस्य, बाकी तो सुनिए, आरएसएस सुनिए ना शोभना जी, सुनिए,
ऐसा है, आरएसएस ने कहा कि अभी मोदी का चेहरा और हिंदुत्व का मुद्दा ये चलेगा नहीं, लोगों के पेट में आपने आग लगा दी है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये आरएसएस का सर्वे पेपर में आया, देख लो आप, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। ये आप भोसबले ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। हम तो ड्राइवर की बात कर रहे हैं और गडकरी जो है, गडकरी जो है इतना बड़ा बयान दे दिया। अब 26 ड्राइवर तो हो नहीं सकते, किसी भी इंजन चाहे अच्छा हो, नया हो, पुराना हो। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इंजन का, इस ट्रेन का ड्राइवर कौन होगा? शोभना जी ऐसा है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भाजपा की इस्तेमाल की हुई है। तो उनके पास डबल इंजन है, यानी केंद्र में और राज्य में सरकारें हैं, कई जगह जिला पंचायतों में, महानगर पालिकाओं में, कॉर्पोरेशन में राज्य है, लेकिन ड्राइवर ही खराब है ना। उनका कहना यह है कि देश का ड्राइवर खराब है, इसलिए बेतहाशा महंगाई है, बेतहाशा बेरोजगारी है, महिलाओं पे मार है, कारगिल का जो वीर है उसकी महिला, उसकी तो भूपेश बघेल को या अशोक गहलोत को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? ये कहकर आप किसको संदेश देना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को या देश को? मुझे जब टेबल पे सहमति नहीं बनी है तो इस तरह के बयान का क्या मतलब है? जी मुझे भी लगता है, मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, भूपेश बघेल जी भी है और अशोक गहलोत जी भी है, हमें सबको लगता है एक कांग्रेस का कार्यकर्ता के नाते कि वो प्रधानमंत्री बने। शायद राजीव रंजन को ये लगे कि जो है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, उसमें हर्ज क्या है? ठीक है, उसमें हर्ज राजीव रंजन जी ये बताए शहजाद पूनावाला जी, उनको नितिन गडकरी चाहिए या मोदी जी चाहिए? ये तो बड़ी दिक्कत है ना। देखिए, जो एनडीए गठबंधन है उसमें बीजेपी जो है वो एकदम उसका जिसे कहा जाए कि क्लीन स्वीप करती है, ताकतवर पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें लेकर आती है, तो वहां तो बीजेपी तय कर लेती है। लेकिन आपके गठबंधन, इंडिया गठबंधन में समस्या यह है कि 26 दल इसका हिस्सा है। उधर ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री बनने की, कई बार अभिषेक जो है उनके भतीजे वो अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं, इधर शरद पवार की भी इच्छा किसी से छुपी हुई नहीं है, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी, आप भी कहते ही हैं। तो अब ऐसे में ड्राइवर कौन? ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन इसी सवाल को लेकर बिखर जाए? देखिए, ये गठबंधन बिखरने के लिए नहीं बना है, ठीक है, ये मोदी सरकार के पतन के लिए बना है। इन्हें बेदखल करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए बना है। और जिस समय मुंबई की बैठक में लोग जमा होंगे, वहां न राजीव रंजन होंगे, न अतुल लोंडे पाटिल होंगे, न वहां भूपेश बघेल जी होंगे, और न ही वहां किसी अन्य दल के नेता होंगे। ये 26 दलों के शीर्ष नेताओं को तय करना है। और ये पहले तय हो चुका है कि लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे, उस समय चुने हुए जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा तय करेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, अभी आपने अखिलेश जी का बयान दिखाया। अखिलेश जी ने इंडिया के लिए ड्राइवर की बात नहीं कही। उन्होंने आज इस देश की का जो रेल है, इस देश की जो सरकार के रेल के जो ड्राइवर हैं वो भाग चुके हैं, मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं, नूह के दंगों में जाने के लिए तैयार नहीं, देश की महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों का से कोई सरोकार नहीं। तो ऐसे ड्राइवर को देश जरूरत उनकी महसूस नहीं करता है। हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, चुने हुए सांसदों की राय, और यही लोकतंत्र है, यही भारत का संविधान कहता है। यह अमेरिका नहीं है, यह राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। चुने हुए सांसद ही संविधान ये प्रावधान करता है कि चुने हुए सांसद वाजपेयी साहब आपके पास शहजाद को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में आपके पास एक चीज राजीव जी कहते कहते बोल ही गए कि मोदी के पतन की हमारी मंशा है। मोदी कौन है? जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री, मतलब कि जनता के जन आकांक्षाओं का पतन ही इनका एजेंडा है। अभी तक एक सकारात्मक एजेंडा नहीं गिना पाए। एक सेकेंड शोभना जी, आपने उनके शब्दों पर तो आपत्ति दर्ज नहीं की, परंतु मेरे शब्दों की खूबसूरती की व्याख्यान करते हुए आप हर समय मेरे बीच में बोलने का प्रयास लगातार करते हैं। मेरी तारीफ का समय आ जाएगा, आप उसके बाद कर लेना, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। तो जनता के आत्मविश्वास का और आकांक्षाओं के पतन का जो स्वप्न देख रहे हैं और जिनका कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं, वो जनता को राक्षस मानते हैं, इसलिए जनता के प्रति ऐसा ही भाव रखते हैं। और देखिए, जिन्होंने अखिलेश जी का ये बयान आपने 3 बार सुना दिया, वो अखिलेश जी की सवारी में तो इंजन ही नहीं है।
वो तो ड्राइवर की चिंता ना करे। जब हम जनता के पास जाते हैं डबल इंजन की सरकार बनाने, तो जनता हमारे इस डबल इंजन को तैयार करके आगे भिजवाती है। इसका मतलब जनता इस देश की ड्राइवर है। जनता इस देश को आगे ले जाने के लिए वो पूरा 140 करोड़ लोग इसको ड्राइव करते हैं। कर्नाटक में ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ी? हिमाचल प्रदेश में ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ी? तो गुजरात में भी उनकी कौन सी जो ये सारे गठबंधन साथी आने वाले थे और सरकारें बनाने वाले थे, क्या हुआ उनका? और जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद 6 चुनाव हुए हैं, इसमें 4 बीजेपी जीती है, 2 कांग्रेस जीती है, तो क्या हुआ उसका? राहुल जी के उदय का क्या हुआ? तो मैं सवाल पूछने के लिए ये भी पूछ सकता हूं, जो सर्वे का ये हवाला दे रहे हैं, उस सर्वे में सीट किसको मिली है? बीजेपी को इन सभी लोगों से मिलाकर ज्यादा सीटें मिली है। बीजेपी और एनडीए को 300 के अधिक मिली है। तो वो सर्वे की सीटें नहीं देखनी है, वोट शेयर देखना है सहूलियत से। पर एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे अपनी भी पॉइंट रखने दीजिए। भूपेश बाघेल जी ने अभी क्या कहा, अतुल जी ने, कि मैं कहता हूं कि हम लोग ये सारी चीजें बाद में तय करेंगे। भूपेश बाघेल जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखते हैं, ये बात तो समझ में आती है। इंडिया का चेहरा, मतलब इनके गठबंधन का चेहरा, यूपीए रिमॉडल का चेहरा राहुल गांधी होंगे। ये बयान सही या गलत? इतना मैंने अतुल जी से पूछा। पर ये तो आप भी मानेंगे ना शहजाद, अतुल तो इसका जवाब देंगे, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे ना कि चाहे टीएमसी हो, एक मिनट, एक सेकंड, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे जेडीयू हो, राजीव जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, चाहे आरजेडी हो, ये स्थानीय दल है, ये स्थानीय दल है। वाजपेयी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपके लिए तो बस मैं यही कहूंगी कि ना 3 न 13, आप तो प्रधानमंत्री पद के लिए आपके सामने कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आपको हर हालत में मोदी जी को ही स्वीकार करना पड़ेगा, या बीजेपी जिस भी प्रधानमंत्री का चेहरा तय करती है। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री का चेहरा स्वीकार करना स्वेच्छा से कर रहे हैं हम लोग। कोई किसी के कोई परसुएशन से या दबाव से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 9 साल का काम हमको दिख रहा है, सीटें होनी चाहिए ना। बोल रहा है। अगर आपके पास 250 सीटें होती है एलजेपी के पास, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्या आप नहीं कहते कि साहब मैं अपना प्रधानमंत्री अपने दल का बनाऊंगा? तो इसको मजबूरी ज्यादा माना जाएगा और इच्छा के बाहर निकाल देंगे। अरे हम तो कांग्रेस की 250 सीटें हैं। जब कांग्रेस पूरे गठबंधन के लिए चेहरा अनाउंस करेगी, उनकी 250 भी हो जाए, हमारी भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये खाली चांद पर जाकर लड़ोगे या ये गहलोत साहब का या और किसी के स्टेटमेंट का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कई लोगों ने तो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया हुआ है, ये नीतीश बाबू के फेवर में, कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, तो उससे कैसे बाहर निकलोगे? सवाल ये है कि सारे जो नेता हैं, सबने बगल में राजनीतिक छुरी रखी हुई है, और ये अक्सर होता है। शोभना जी, ये गलत और भ्रामक तथ्य रख रहे हैं। मेरा जवाब जरूर लीजिएगा। आऊंगी मैं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी राजीव। कौन सा? अरे बिल्कुल तथ्य, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया आप लोगों ने, उपेंद्र कुशवाहा ने स्टेटमेंट दिए स्टेज पे कि भाई प्रधानमंत्री मटेरियल के ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी नीतीश कुमार कार्यकारिणी, और आपको पता और मुझे पता नहीं, निकाल के देख लीजिए। नहीं, आरएसएस का आपको पता हो सकता है, हमें पता नहीं। अच्छा, गडकरी जी को बनाना ये आपको पता हो सकता है, हमें पता नहीं। क्या तरीका है भाई? कुछ नहीं लेना। नहीं, गडकरी जी का आपको पता है, आरएसएस क्या चाह रही है वो आपको पता है। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो हुआ है पब्लिक डोमेन में, वो हमको पता नहीं। भाई बताइए ना कि आपके केसी त्यागी जी ने बयान दिया कि नहीं दिया? चलिए, श्रवण कुमार जी ने बयान दिया कि नहीं दिया? चलिए, अब आपने राजीव जी, और दूसरी बात, एक सेकंड, शोभना जी, मेरा एक ही सवाल है। भूपेश बाघेल जी कहते हैं, एक सेकंड सुनिए, ये शहजाद जी भूपेश बाघेल जी का बयान स्पेशल परमिशन है क्या? गलत है। मुझे एक सेकंड रुक वाजपेयी जी के आरोप का भूपेश बाघेल जी कहते हैं, नहीं, मुझे वाजपेयी जी के आरोप का जवाब के रूप में पूरे गठबंधन उन्होंने गलत गांधी होंगे, इसका मतलब कि वो ठीक है, वो ममता दीदी को राजीव जी, ये सवाल। राजीव जी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस समय कांग्रेस अगर मनमानी करती है तो वो आपके की भी मजबूरी है? डू और डाई सिचुएशन है, या तो एक तरफ मोदी से लड़ना है और नहीं तो बिखर जाना है, और फिर कोई अस्तित्व नहीं है। क्या ये माना जाए कि सभी स्थानीय दलों के लिए इस समय एकमात्र विकल्प कांग्रेस का साथ है, और वही विकल्प आपको भी चुनना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी को, एक पढ़े लिखे वकील हैं,
और ये क्या दुष्प्रचार और झूठ बोलने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? हम गलत नहीं बोलेंगे, हमारी गलत राष्ट्रीय नहीं बोलेंगे। कार्य समिति ने राजीव जी, प्रस्ताव हम पारित गलत नहीं करके बोलते। नहीं प्लीज हमने जो अभी देखा- वाजपेयी जी सुन लीजिए। गडकरी जी का नाम कहाँ से आया वो भी बताइए। अरे टोका दो। गडकरी जी का नाम कहाँ से आया वो बताइए ना। हम चलिए गलत सुन नहीं लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा वाजपेयी जी। दुष्प्रचार फैलाने का। वाजपेयी जी मेरी चुनौती है, राजनीति छोड़ना नहीं, पड़ेगा नहीं, आप आपको। चेक करिए, रिकन्फर्म करिए। सुन लीजिए, सुन लेते आप हैं। रिकन्फर्म करिए भैया, रिकन्फर्म मैं तो ये करिए। कह रहा हूं मेरी चुनौती है, आप इसे साबित कर दीजिए। हमारी पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया, इसलिए कि हमारी कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति ने मैं आपको प्रस्ताव पारित मैंने किया उम्मीदवार की बात और नहीं की, कहा कि प्लीज नीतीश अंडरस्टैंड। कुमार जी मैंने कहा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मटेरियल नहीं है। है। फिर और लगातार उपेंद्र बोलते रहते कुशवाहा हैं आपके आप। पार्लियामेंट्री वाजपेयी बोर्ड जी के मुझे चेयरमैन थे, उनकी स्टेटमेंट। आपके नहीं, साथ आप गलत दिक्कत बात क्या है कर रहे हैं। वाजपेयी जी? आज आपकी झूठ पकड़ी गई है, आप बेनकाब हुए हैं और आप झूठ फरे अरे मौसम नहीं भाई, वैज्ञानिक काय के लिए झूठ पकड़ी जो गई है? हमारे हमारा आदरणीय क्या नेता फायदा थे, उसमें? क्यों झूठ कभी बोलेंगे क्या आप? निष्ठा आपकी रही है? क्या बात करते हो नहीं आप? नहीं, आपने झूठ बोला और आप माफी मांगेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं और आपको माफी मांगनी है। अरे आप जवाब नहीं नहीं देना। बोला। राजीव जी, मैंने आपसे एक पूछा सेकंड, है, वो जवाब एक दीजिए। सेकंड शोभना जी, मैं राजीव एक जी। सेकंड। मेरे सहयोगी पर जो आरोप लगा रहे अगर ये हैं, मैं सही टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर ये पढ़ रहा राजनीति हूँ। छोड़े। मैं अब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ रहा हूँ। एक राष्ट्रीय सेकंड, कार्य मैं समिति चुनौती दे रहा हूँ। से टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ रहा हूँ। ये राष्ट्रीय टाइम्स ऑफ कार्य इंडिया समिति 1 अगस्त, शोभना जी एक एक करके अगर डिबेट होगी तो जनता को समझ में आएगा। उन्होंने बार बार देखिए, वाजपेयी हम जी किसी को और क्या मीडिया बात और करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और ये हाँ, जी की रिपोर्ट जी की पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं तो ऐसे तो एक मैं रिपोर्ट सेकंड, पढ़ा दूंगा अभी। नीतीश कुमार इस पीएम उस दिन तो मटीरियल आपने रिपोर्ट पढ़ाने से मना कर दिया था। नीतीश कुमार इस पीएम मटीरियल ये से भ्रामक तथ्यों को ये परोसने 1 का अगस्त मौका मत 2021 को नीतीश मैं कुमार उस बैठक पीएम का मटीरियल हिस्सा है। था। ये जेडीयू चलिए, अब राजीव जी, नीतीश कुमार जी ने जयसी त्यागी उनका बयान है। नेशनल काउंसिल मीटिंग में हमने ये कहा है। राजीव जी मेरा सवाल देखिए, वो पीएम मटेरियल है नहीं है, वो पीएम बनना चाहते नहीं बनना चाहते, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपके पास, अरे सुनिए शहजाद, सुनिए शहजाद, नहीं वाजपेयी जी के ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगाया दोनों को जाता है? बोलने क्योंकि का वो मौका पासवान देंगी जी की और पार्टी मेरा से जवाब नहीं शोषित देंगी। वंचित समाज की पार्टी से अरे आपको आपने इस प्रकार दूसरा ही का कार्ड आरोप खेल दिया, लगाया जाता है। आपने दूसरा ही कार्ड खेल नहीं दिया। नहीं नहीं, ये शोषितों के साथ रुकिए आप। वंचितों के साथ जो ये ये अपमानजनक कोई एंगल नहीं है जो आप दे रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल बेवजह का एंगल है जो आप इस समय दे रहे हैं। शहजाद देखिए, यहाँ पे आप नहीं, पासवान जी की पार्टी के ऊपर इस प्रकार का तोहमत लगाने ये का कोई काम बात नहीं है। अरे पार्टी के ऊपर ये तो राजनीति है। सुनिए राजीव जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे शोभना जी, दीजिए। क्या आपकी मजबूरी है कांग्रेस कितनी भी सीटें आपको दे, आरजेडी कितनी भी सीटें दे, आपके लिए इस समय डू और डाई सिचुएशन है? क्योंकि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में सभी स्थानीय दल एकजुट नहीं हुए तो एक बार फिर आप लोग मोदी को हराने में नाकामयाब रहेंगे, ये डर है कहीं ना कहीं आप लोगों को? शोभना यादव जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगी और इंटरप्ट नहीं करने देंगी। पहली बात। सबसे पहली बात तो यह है, मैंने वाजपेयी जी को और शहजाद पूनावाला दोनों को चुनौती दी है। जिस बैठक की कतरन ये दिखा रहे हैं ना, उसके बाद जो आखिरी बैठक है राष्ट्रीय कार्य समिति की, उसका आधिकारिक प्रस्ताव है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने स्वयं उस कार्य समिति के पहले ये बात कही और कार्य समिति के बाद भी उन्होंने ये बात कही। हाँ। अब ये पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं, की स्टेटमेंट है जो श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा की स्टेटमेंट है। अरे फिर भी इंटरप्ट कर रहे हैं। आपका आज क्या हुआ है? वाजपेयी जी आपको आज नहीं हुआ नहीं, क्या गलत बात थोड़ा कैसे सा करोगे आप? रख लीजिए। आप हम पे थोड़ी आरोप लगा दो। नहीं, शिष्टता है। मुझे आप सभी को रोकना होगा और साथ ही मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि आपने वक्त निकाला जी न्यूज के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी